हाय, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं मिसेस संगीता जेकब्स हूँ। आपका इतिहास की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इतिहास के दूसरे पार्ट का पहला भाग पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है लेखन कला और शहरी जीवन। ये आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा पार्ट है और इसका पहला भाग आज हम आपके सामने आपको बताएंगे। इसमें हम आपको शहरी जीवन, जो पाठ का नाम है लेखन कला। लेखन कला से क्या मतलब है? लिखने की कला। और शहरी जीवन यानी कि शहर में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था। तो इसमें हम आपको शहरी जीवन के बारे में बताएंगे, वहाँ की भौगोलिक स्थिति उस स्थान की कैसी थी, फिर शहरीकरण का महत्व और शहरों में माल की आवाजाही यानी कि परिवहन कैसा था, इसके बारे में बताएंगे। तो हमने देखा बच्चों कि पहले जो प्राचीन काल में जो मानव था वो अपना पेट जो है वो जंगलों में फल और फूलों को प्राप्त करके करता था। फिर वो कृषि करने लगा और कृषि में वो अनाज को बोता था और अपने पेट को भरता था। इसके साथ ही साथ वो शिकार भी करता था, परंतु अब वो कृषि के साथ पशुओं को पालना भी सीख चुका था। तो यानी कि उसके मानव का विकास हुआ। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जब मानव ने कृषि करना सीख गया था और पशुओं को पालना भी सीख गया था शिकार करने के साथ, तो क्या लेखन कला आवश्यक थी? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि लिखित विवरण महत्वपूर्ण होता है। ये एक मजबूत सबूत होता है। जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम रसीद मांगते हैं, लिखित मांगते हैं, या हम किसी को कोई दस्तावेज़ देते हैं तो अब भी हम उनसे रिसीविंग लेते हैं, लिखित लेते हैं, वर्बल टॉक नहीं होती। तो वो हमारे पास एक मजबूत सबूत होता है। तो इसलिए लेखन कला जो थी वो बहुत ही आवश्यक थी। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का जब नाम आता है तो मेसोपोटामिया का नाम सबसे पहले आता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जैसे कि हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटामोस यानी नदी से मिलकर बना है, अर्थात दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, जो कि मेसोपोटामिया को संकेत करता है। मेसोपोटामिया, इस चित्र में आप देखेंगे बच्चों, जो मैप दिया हुआ है ये मेसोपोटामिया का है। तो इसमें हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया फरात और दजला नदियों के बीच स्थित है। फरात नदी को हम इंग्लिश में यूफ्रेटिस बोलते हैं और दजला नदी को हम टाइग्रस बोलते हैं। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये निकल रही है, ये पर्शियन गल्फ है और ये दजला नदी है और ये फरात नदी है, और इन दोनों नदियों के बीच में मेसोपोटामिया स्थित है। वर्तमान में मेसोपोटामिया इराक का हिस्सा है। यहाँ हम देख सकते हैं ये भूमध्य सागर है, ये रेगिस्तान है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता एवं शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ यहाँ का जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध है। गणित और खगोल विद्या के लिए भी ये प्रसिद्ध है। अब ये खगोल विद्या क्या होती है बच्चों? तो ये एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी और वायुमंडल का अवलोकन होता है। इनको ज्योतिष का भी ज्ञान था और
इनका व्यापार भी बहुत अधिक उन्नत था। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रदेशों, उत्तरी सीरिया, मिस्र के फ़ैरो भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी करते थे। अब ये बच्चों, फ़ैरो कौन होता है? तो मिस्र के जो शासक होते थे, राजा, उनको फ़ैरो कहा जाता था। ऐतिहासिक विवरण के आधार पर इस प्रदेश के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। इस नक्शे में फिर हम देखेंगे बेटा, ये सुमेर है और ये अक्कद। तो जब इस प्रदेश के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद, ये दक्षिणी भाग है, इसको सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व में जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, ये बेबीलोन देख रहे हैं, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया, ये पूरे दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इस प्रदेश की प्रथम भाषा सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास अक्कदी भाषा लोग यहाँ आकर बस गए। तब अक्कदी भाषा ने सुमेरी भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया। 1400 ईस्वी पूर्व से अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। ये हिब्रू से मिलती जुलती थी और ये आज भी इराक के कुछ भागों में ये भाषा बोली जाती है। इस सभ्यता का ज्ञान हमें भवन, मूर्तियों, आभूषण, कब्र, मोहरे, हथियार एवं लिखित दस्तावेजों से प्राप्त होते हैं। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति मेसोपोटामिया की, अब हमने अर्थ समझ लिया उसका कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, और अब हम उसकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। तो जब हम भौगोलिक स्थिति को हम दिशाओं के द्वारा देखेंगे, तो यह हमने बनाया है बच्चों, यह है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सबसे पहले हम पूर्वी दिशा को देखेंगे। ईरान जो है वो भौगोलिक विविधता वाला देश है। तो सबसे पहले हम पूर्व में देखेंगे, तो पूर्व में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, स्वच्छ झरने बहते हैं, जंगली फूल पाए जाते हैं और इस दिशा में वर्षा भी बहुत होती है। तो वर्षा होने से जब ज़्यादा होती, अच्छी होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे फसल भी बहुत अच्छी होती है। फिर हम उत्तरी दिशा को देखेंगे। उत्तर में ऊंची भूमि यहाँ देखने को मिलती है और यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब ये स्टेपी क्या है बच्चों? ये घास के मैदान का नाम है। हम विभिन्न देशों में भी देखेंगे कि वहाँ पर भी घास के मैदान के विभिन्न नाम होते, जैसे कि अर्जेंटीना में पैम्पस बोला जाता है और सवाना है, वेल्ट है। तो ये विभिन्न घास के मैदानों के नाम हैं। अर्जेंटीना में इसे पैम्पस बोला जाता है, पैम्पस। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता है। दजला नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में भी जाती है, जिससे कि आवागमन बहुत ही आसानी से हो जाता था और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते थे। यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी पाली जाती थी, क्योंकि घास के मैदान अच्छे होते थे। तो जब बारिश होती थी, घास बहुत अच्छी हो जाती थी, तो भेड़ बकरी यहाँ पे चराई भी करती थी। अब हम दक्षिण दिशा को देखेंगे, तो दक्षिणी क्षेत्र जो है ये रेगिस्तान है।
और यही वो स्थान है जहाँ सबसे पहले नगर एवं लेखन प्रणाली का जन्म हुआ। और फरात और दजला नदी यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं और यहाँ पे इस रेगिस्तान में जमा करती हैं, जिससे कि यहाँ पे फसल भी अच्छी होती है। फरात नदी रेगिस्तान में कई धाराओं में बढ़ जाती है और ये धाराएं खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का काम करती थीं और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर के खेतों में भी सिंचाई इन्हीं जल धाराओं के द्वारा की जाती थी। तो ये हमने 4 दिशाओं के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि शहरी जीवन कैसा था, शहरीकरण का महत्व क्या था या शहर किस प्रकार बना। तो शहर जो है वो गांव में ही बना। हम देखते हैं कि लोगों की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गांव में पाई जाती थी। शहर में तो बहुत ही कम लोग रहते थे। तो जिस स्थान पर गांव में खेती अच्छी होती थी और खेती के अलावा वहाँ पे यदि फैक्ट्री लगी होती थी या किसी चीज़ का उत्पादन बहुत अच्छा होता था, पशुपालन होता था, तो इससे क्या हुआ कि व्यापार आगे बढ़ा और जनसंख्या बढ़ने लगी। तो जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो इस ऐसी जनसंख्या के बढ़ने को हम कस्बे का नाम देते हैं, ऐसे स्थान को। और फिर उसके बाद जब ये कस्बे की उन्नति होने लगी, यहाँ पे और अधिक उत्पादन होने लगा चीज़ों का, पशुपालन में और वृद्धि हुई और व्यापार जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान होने लगा और इनका व्यापार जो था वो बहुत ही ऑर्गेनाइज था, क्योंकि उत्पादन बहुत अधिक बढ़ने लगा और कृषि भी बहुत अच्छी होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र की बहुत अच्छी होने लगी। तो ऐसे जगह को शहर का नाम दिया गया। कस्बा जो है वो शहर से छोटा होता था और ये गांव और शहर के बीच का हिस्सा होता था। शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते, उन्हें नगर या गांव के लोगों पर उनके जो भी वो उत्पादन करते थे, जैसे कि भोजन वस्तुएं या वस्त्र, उन पर उनको निर्भर करना पड़ता था। जैसे गांव के लोग तो खेती करते थे तो वो अनाज खा सकते थे और बीज के लिए भी रखते थे, परंतु जो शहर में लोग रहते थे उनको अनाज के लिए गांव के लोगों पर भरोसा करना पड़ता था, उनसे प्राप्त होता था, कपड़े भी उन्हीं से ही प्राप्त होता था। तो जब शहर का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ और जनसंख्या भी बढ़ने लगी, तो इस वक्त ये बहुत ही आवश्यक हो गया कि ये सब चीज़ें लिखी जाएं। लेखन कला की आवश्यकता होने लगी। ये ज़रूरी हो गया कि इन सारी बातों को, रिकॉर्ड्स को लिखा जाए। अब हम देखेंगे कि शहरों में माल की आवाजाही यानी कि परिवहन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार व्यापार का की जो वस्तुएं थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे भेजी जाती थी। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण में अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए पत्थर आदि की कमी थी। इराक में खजूर, पोपलार के पेड़ बहुत अधिक होते थे, परंतु इनकी जो लकड़ी थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी, जिससे कि वो गाड़ी बना सकें या पहिए बना सकें या नाव बना सकें। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सबको बनाने के लिए उनको वस्तुओं की आवश्यकता थी।
जैसे कि लकड़ी, धातु, सोना, चांदी, पत्थर, तांबा, कांसा, ये सारी चीज़ें वो दूसरे स्थान से खरीदते थे। कहाँ से खरीदते थे? वे ईरान से, तुर्की और खाड़ी पार देश से इनको लेते थे, यानी कि ये सारी चीज़ें आयात होती थी। तो जब इनसे लेते थे तो उनको कुछ देना भी पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए वे अपने यहाँ से अनाज और कपड़ा देते थे, यानी कि निर्यात करते थे। और लकड़ी, धातु, सोना, चांदी, पत्थर, तांबा, ये वस्तुएं आयात होती थीं, कपड़ा और अनाज निर्यात होता था। और अब ये व्यापार का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान, पहले तो हम देखते हैं कि पशुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार का सामान जाता था, परंतु बाद में देखा गया कि यदि कोई स्थान पास में है तो आसानी से पशुओं द्वारा ले जाया सकता था, परंतु जो दूर स्थान थे, शहर जो बड़े बड़े शहर थे वो दूर थे, काफ़ी लंबा रास्ता होता था, तो सामान ले जाना मुश्किल हो जाता था। तो उसके लिए उन्होंने जल मार्ग का प्रयोग किया। नाव में सामान को लादा जाता था और फिर वो नहरों और प्राकृतिक नहरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाने लगा था। तो बच्चों, ये पहला भाग जो है दूसरे पाठ का समाप्त होता है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हमने देखा कि शहरी जीवन कहाँ से आरंभ हुआ और सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी, इसका क्या अर्थ है, फिर भौगोलिक स्थिति मेसोपोटामिया की क्या है, और शहर कैसे बने, और फिर जो व्यापार बहुत ही अधिक होने लगा था और व्यापार कैसे होता था, कैसे वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान जाती थी और कहाँ से प्राप्त होती थी। तो बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा और ये सब्जेक्ट आप लोग के लिए मेरे ख्याल से जिन्होंने हिस्ट्री लिया है ये नया नहीं है, क्योंकि जब आप क्लास 10th में होंगे तो आपने सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ा होगा, जिसमें एक पार्ट जो है वो हिस्ट्री का है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आएगा और आपको ये विषय भी बहुत ही रुचिकर लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू।